Hello everyone, this is Jitin Sankirtan. Today we are discussing impact of Corona on Indian economy. लॉजिक्स क्लासेस की तरफ से सेशन अरेंज किया गया है। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारे इंडियन इकोनॉमी पे कोरोना वायरस का कितनी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। तो बेसिकली मुझे जो दिख रहा है 2 तरह का इम्पैक्ट, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है, वो डायरेक्टली इंडियन के इंटरनल पार्ट में देखने को मिल रहा है और जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो इंडिया के एक्सटर्नल इकोनॉमी की वजह से लाइक यूएसए, चाइना, इनकी इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, उस इम्पैक्ट की वजह से जो उसका ड्रॉबैक इंडियन इकोनॉमी पे आएगा, उस इम्पैक्ट को हम लोग इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के नाम से जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ स्लाइड्स हैं जिसे मैं दिखाना चाहूँगा। तो तो ये हमारा जो है सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी पे मेजरली 3 चीज़ों का इम्पैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन हम 3 फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स जो हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूएस फैक्टर। यूएसए फैक्टर क्या है? यूएस इकोनॉमी पर जो कोरोना का इम्पैक्ट आ रहा है, उसके इम्पैक्ट की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम लोग देखेंगे चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर में हम लोग ये देखेंगे कि चाइना की इकोनॉमी पे जो कोरोना की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, उसके का ड्रॉबैक इंडियन इकोनॉमी पे क्या आ रहा है, वो देखेंगे। और तीसरा हमारा इंडियन फैक्टर, जो हम इंडियन इकोनॉमी के इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएसए फैक्टर। यूएसए फैक्टर में सबसे पहले नंबर पे हमारा है ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस क्या? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूएसए इस समय जो है वर्ल्ड के टॉप टॉप ऑयल एक्सपोर्टर में से आ रहा है। यूएसए ने अपने जो है ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है काफी। उन्होंने अपना ऑयल प्रोडक्शन भी काफी बढ़ा दिया है। तो इसमें इस समय ऑयल के प्राइसेस काफी डाउन हो गए हैं, ये आपको पता ही है। वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि यूएसए ऑयल की मेजर जो है एक्सपोर्टर्स हैं ओपेक। ओपेक क्या है? ओपेक एक संगठन है जो ऑयल एक्सपोर्टर्स कंट्रियों का संगठन है। उस कंट्री उस ओपेक संगठन ने रसिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 साल का, जिसमें वो 37 टू $40 प्रति बैरल ऑयल जो है प्रोवाइड कराएंगे 1 साल तक। अब चूंकि यूएसए का ऑयल प्रोडक्शन की कॉस्ट ओपेक के ऑयल प्रोडक्शन से ज्यादा पड़ती है नॉर्मली। तो इस वजह से जिस कॉस्ट पे ओपेक रसिया और बाकी कंट्रियों को ऑयल प्रोवाइड करने जा रहा है, उस कॉस्ट पे यूएसए प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट ही है उतनी। तो इस वजह से यूएसए की के ऑयल मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो जिस वजह से यूएसए को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई कंट्री है तो वो यूएसए है। तो ये दूसरा इम्पैक्ट भी है यूएसए पे। तो इस वजह से यूएसए का जो है इस समय इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ही डाउन है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि यूएसए का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या हुआ? राजकोषीय घाटा सिंपल लेमन टर्म में अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा का मतलब कि उनका टोटल जो बजट आता है, उस बजट में जो 2 पार्ट हो। बजट में किसी भी कंट्री के बजट में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट रेवेन्यू, दूसरा पार्ट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू गवर्नमेंट कमाएगी, उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करेगी उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो उनका जो है एक्सपेंसेस उनके रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा है। तो उनका फिजिकल डेफिसिट, जैसे इंडिया का भी फिजिकल डेफिसिट है, बट यूएसए का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उससे उस फिजिकल डेफिसिट को फुलफिल कहाँ से किया जाता है? तो उस फिजिकल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए यूएसए डॉलर छापता है। जितनी ज़्यादा
ज़रूरत पड़ती है उतने ज़्यादा डॉलर छापता है। तो इस समय क्या है कि इस समय भी फिजिकल डेफ़िसिट यूएसए काफ़ी बढ़ गया है। तो उन्होंने जो है इसके लिए डॉलर छापना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया। अब उस डॉलर छापने का इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि डॉलर छापने पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। डॉलर छाप रहे हैं तो सिंपली आप कैश म इकोनॉमी में ज़्यादा डाल रहे हैं। अगर आप कैश ज़्यादा डालेंगे तो डिमांड उतनी ही रहेगी और सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी और डिमांड और सप्लाई का रूल तो आप जानते हैं कि सप्लाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइसेज़ घट जाते हैं। तो ये डॉलर के प्राइस बट यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है और उन्होंने अपना जो है एक संप्रभुता कह सकते हैं या पावर ऐसी उन्होंने बना रखी है कि जिससे उनके डॉलर को डिप्रिशिएट नहीं किया जाता है। जबकि ये चीज़ इंडिया में भी होता है। इंडिया में भी जब फिजिकल डेफ़िसिट जितनी ज़्यादा होती है, वैसे-वैसे उससे इंडियन रुपीज़ की प्राइस आप लोगों ने देखा होगा कि डॉलर प्रति रुपीज़ बढ़ गया, 75 पैसे बढ़ गया, 80 पैसे बढ़ गया। वो बढ़ने की रीज़न यही है कि इंडियन इकोनॉमी का फिजिकल डेफ़िसिट जो है, वो जब बढ़ता है, इंडिया जब पैसे ज़्यादा जितना उसकी जीडीपी में प्रोडक्शन है, उससे जब ज़्यादा पैसे छापता है, तो उसके प्राइसेज़ घटने लगते हैं रुपीज़ के। तो ये हो गई आपकी फिजिकल डेफ़िसिट की बात। अब जो है इस समय चाइना यूएसए की एक और प्रॉब्लम है। यूएसए की इस समय प्रॉब्लम चल रही है चाइना ट्रेड वॉर। एक्चुअली सॉरी ये ट्रेड वॉर WAR होना चाहिए था, ये थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये WAR है, वॉर है। तो चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है काफ़ी दिनों से। एक्चुअली में क्या है कि चाइना जो है यूएसए ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया है चाइनीज़ गुड्स पे टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है जब फॉरेन कंट्रीज़ जो है किसी भी कंट्री में गुड्स चीपर रेट पे प्रोवाइड कराने लगती हैं, तो उस कंट्री के जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं, लोकल सप्लायर होते हैं, उन्हें लॉस होने लगता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें जो सस्ता मिलेगा हम वहीं खरीदेंगे। तो लोग जो है फॉरेन की चीज़ें ज़्यादा जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखो इंडिया में आपको चाइनीज़ गुड्स लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती मिलती हैं। और अगर इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि चाइनीज़ गुड्स को ज़्यादा यूएसए में ना खरीदी जाए, बल्कि यूएस की जो लोकल गुड्स हैं वहाँ की, वो ज़्यादा खरीदी जाए, उसलिए उन्होंने टैरिफ बढ़ा दी। टैरिफ मतलब ये होता है कि जब चाइना की गुड्स आती हैं, तो उसपे एक टैक्स लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ की गुड्स जो है, उसके इक्वल या उससे ज़्यादा रेट हो जाए। तो टैरिफ उन्होंने बढ़ा दिए थे, इस वजह से वहाँ ट्रेड वॉर चल रहा है। अब चूँकि कोरोना भी वहाँ आ गया, तो इस वजह से यूएस की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अब चूँकि यूएस तो कंट्रोल कर लेगा क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास इतने ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसका बात आती है कि उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ये होगा कि कुछ मदद यूएसए करता है इंडिया की जनरली, जैसे लोन देना जब ज़रूरत पड़ती है तो लोन प्रोवाइड करा देता है और जो है कुछ डील्स होती हैं इंडिया की। तो अब जो है, जो इंडिया में एफडीआई है, उस पे भी इम्पैक्ट आएगा। अगर यूएसए की इकोनॉमी जो है वीक हो जाएगी, तो एफडीआई नहीं होगा, सीधी बात है क्योंकि यूएसए के जब इन्वेस्टर वहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो ऑब्वियस है कि इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और यूएसए के लोग पहले यूएस की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले यूएसए में ही इम्पोर्ट जो है इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो इसलिए यूएसए इंडिया की इकोनॉमी पे डायरेक्ट अगर इम्पैक्ट की बात किया जाए, यूएसए की इकोनॉमी का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, तो नंबर 1 इम्पैक्ट आएगा कि यहाँ पे एफडीआई में जो है कमी आएगी। दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि यूएस जो है कुछ रूल्स भी बदल सकता है। अगर यूएस अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया के साथ जो व्यापार है, उसमें कुछ नॉर्म्स जो है चेंज कर सकता है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट आने वाला है। आने वाले टाइम में यूएस के साथ जो बिज़नेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा क्योंकि वो इंडिया पे भी टैरिफ लगा सकता है, वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो ये रहा हमारा यूएसए का फैक्टर। अब नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है चाइना फैक्टर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले चाइना ही हिट हुआ था कोरोना वायरस से। तो कोरोना वायरस आने के बाद चाइना की इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हुई। अब वो कैसे, अब वो समझना होगा, वो समझने के लिए हमें समझना होगा डिमांड एंड सप्लाई मैच। यूएसए चाइना में क्या है कि इस समय चाइना जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये हम लोगों को पता है, एक्सपोर्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है क्योंकि प्रोड्यूस करता है तभी एक्सपोर्ट करता है और सबसे चीप लेवल पे। अब चीप लेवल पे गुड्स प्रोवाइड कराने की वजह क्या है कि चाइना इतने
चीप लेबर पे गुड्स क्यों प्रोवाइड करा देता है? उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब आप समझिए कि हम जो है एग्जांपल लीजिए एक लैपटॉप बनाते हैं। मान लो मेरी एक कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है और मैं 100 लैपटॉप बनाता हूँ। 1 साल में 100 लैपटॉप बेचता हूँ। अगर मैं पर लैपटॉप 1000 रुपीज़ अर्न करता हूँ प्रॉफिट, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 1000 इंटू 100 इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट मैं कमाया 100 लैपटॉप बेच के। अब उसी जगह पे चाइना का एक कोई सप्लायर है जो सेम लैपटॉप वो भी बनाता है। वो क्या है कि वो इंडिया, अमेरिका, बाकी ऐसे पचासों कंट्री में एक्सपोर्ट करता है लैपटॉप। तो वो एक साथ 1 साल में कम से कम 10,000 लैपटॉप बनाता है। और अगर वो 10,000 लैपटॉप पे ₹100 कमाता है, हम एक लैपटॉप पे 1,000 कमाते हैं और चाइना का एक्सपोर्टर जो है वो ₹100 कमाता है। तो उसका 10,000 इंटू 100 इक्वल टू 10 लाख प्रॉफिट हो गया। और हमारा पर पीस 1,000 प्रॉफिट होने के बावजूद भी हमारा टोटल प्रॉफिट 1 लाख हुआ और उनका पर पीस ₹100 प्रॉफिट होने के बाद भी प्रॉफिट उनका टोटल 10 लाख हुआ। तो इस वजह से चाइना हमसे ₹900 सस्ता वही गुड्स प्रोवाइड कराएगा। तो ऑब्वियस है आदमी जो है चाइनीज़ गुड्स ही लेगा क्योंकि सेम क्वालिटी सेम चीज़ आपको ₹900 सस्ता दे रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा। अब बात हुई डिमांड एंड सप्लाई की। तो चाइना में क्या है डिमांड और सप्लाई का इतना बढ़िया ना उन्होंने चेन बना रखी है। उन्होंने जो है डिमांड और सप्लाई उनके यहाँ दोनों ही बनी रहती है। मैच जो है हमेशा कंटिन्यू रहता है, इस वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं आती उनको। और जो है तीसरा फैक्टर आ गया न्यू मार्केट। चाइना आपने सुना होगा चाइना इस समय पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोन्स दे रहा है और चाइना ने नेपाल पे भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वो अपनी नई-नई मार्केट तैयार कर रहा है कि उसे पता है कि फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी यहाँ से उसका मार्केट खत्म होने वाला है। यहाँ से हो सकता है कि यहाँ के लोकल गुड्स प्रोवाइडर या गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी लगा दी जाए। अब इंडिया की इकोनॉमी इतनी सक्षम हो गई है कि वो अपने यहाँ टैरिफ लगा सकती है चाइनीज़ गुड्स पे। जैसे यूएसए ने टैरिफ लगा दिया, वैसे इंडिया भी लगा सकती है। तो यूएस चाइना को पता है कि हमारा एक मार्केट जा सकता है, तो इस वजह से उसका कंपनसेट करने के लिए वो जापान, इस ऐसी कई सारी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे वो अब अपना दायरा बढ़ा रहा है। जैसे छोटी-छोटी कंट्रियाँ कई सारी हो गई, अरब कंट्रीज़ हो गई, कई सारी छोटी-छोटी कंट्रियों में वो पैसे डाल के वहाँ पे अपना मार्केट क्रिएट कर रहा है ताकि उसकी गुड्स वो मार्केट रहे बेचने के लिए। और चौथा फैक्टर है जो चाइनीज़ इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़। वहाँ की जो है गवर्नमेंट आपको पता है कैसी है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे जो है पॉलिसीज़ उनकी ऐसी हैं कि जिससे पॉलिसी में उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सिंगल गवर्नमेंट है। एक रूल चलता है, जो रूल बन गया वो पूरे कंट्री में फॉलो होता है और स्ट्रिक्टली फॉलो होता है सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं है और गवर्नमेंट ने जो चाहा वही होता है, जो लैंड एक्वायर करना है, जो भी करना है तो उनको बहुत ईज़िली हो जाता है। इस वजह से वहाँ की पॉलिसीज़ बनाना भी ईज़ी होता है, पॉलिसीज़ वो लोग बनाते भी ऐसे हैं कि जिससे इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट होता रहे। अब हमारा हो गया, अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पे जो हमारा इंटरनल पार्ट है इंडिया की। ये तो हम लोगों ने अभी बात की कि फॉरेन की इकोनॉमी में जो कोरोना का इम्पैक्ट आ रहा है, उससे इंडिया में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अब जहाँ तक चाइना की बात हुई, तो चाइना की इकोनॉमी तो हम लोगों ने समझ ली, अब चाइना का इम्पैक्ट क्या आएगा इंडिया पे? चाइना का इम्पैक्ट ये आने वाला है कि चाइनीज़ गुड्स को हम लोग बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, जो कि है थोड़ा बहुत मुश्किल है कि इतना ईज़ी नहीं है। अब गांधी जी वाला टाइम तो है नहीं कि लोग एक बार बोल दिए कि हम नमक बनाएँगे तो सब लोग नमक बनाने चल देंगे या हम कपड़े फॉरेनर कपड़े नहीं पहनेंगे तो नहीं। ऐसा मुश्किल है लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलें कि चाइनीज़ गुड्स कुछ हद तक बायकॉट होंगी, तो इंडियन इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए फिर सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए हमारा जो है रोज़गार भी बढ़ेगा उससे और उससे हमारी जो है इकोनॉमी में एक बूस्ट आ सकता है। लेकिन वो तब जब गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत अच्छी-सी बनानी पड़ेगी पॉलिसीज़। अब हमारा ये हो गया चाइना का इम्पैक्ट हमारे चाइना का इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों पड़ सकता है। जैसे यूएसए इकोनॉमी का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव ही पड़ने वाला है, ये श्योर है। वैसे ही चाइनीज़ इकोनॉमी का हमारे इंडिया पे पॉज़िटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव दोनों पड़ सकता है।
और अब आई बात इंडियन की इंटरनल इकोनॉमी की। तो इंडिया की इंटरनल इकोनॉमी की स्थिति क्या है, आप लोगों को पता है कि इसके पहले ही जब कोरोना नहीं था तभी इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट आप देख रहे थे काफी गिर रही थी। जीएसटी आया उसके पहले जो है हमारा नोटबंदी आई, इस वजह से बिजनेस काफी डूबा। अब चूंकि यहाँ के बिजनेसमैन के पास पैसे नहीं है कि वो बिजनेस कर सकें, अब उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा आप लोन लीजिए, लोन लेके बिजनेस करिए। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के बिजनेसमैन ने ऑलरेडी इतने सारे लोन ले रखे हैं कि वो और लोन लेने की कैपेसिटी है नहीं उनके अंदर, तो लेन ले नहीं पा रहे हैं। इस वजह से करंट पोजीशन, अगर हम सबसे पहली बात करें कि करंट पोजीशन क्या है, तो करंट पोजीशन की सब प्रॉब्लम ये है कि इंडियन इकोनॉमी की इस समय स्थिति काफी खराब है। अगर देखा जाए तो हमारी स्थिति इस वजह से खराब है कि हमारा जो है ग्रोथ रेट गिर गया है, और हमारा जो है अभी इसके पहले ही 2-3 डिसीजन ऐसे आए जिस वजह से इंडियन की इकोनॉमी पे काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे जीएसटी आया तो 6-7 महीने बिजनेस नहीं, सबसे पहले तो नोटबंदी आया, नोटबंदी से लगभग साल भर हमारे बिजनेस इम्पैक्ट रहा, 1 साल तक हम लोग नहीं उभर पाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उभर रहे, उसके बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी में 7-8 महीने हम लोग नहीं उभर पाए। उसके बाद अब आ गया कोरोना। अब कोरोना में चूंकि हमारी इकोनॉमी जो है मीडियम एंड स्मॉल स्केल की इकोनॉमी है, ज्यादा हमारी इकोनॉमी में ज्यादा शेयर आता है मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का, और वहीं से सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड होता है। अब क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से इम्पैक्ट भी उन्हीं पे आया, क्योंकि वो जो है बेसिकली जो है लेबर बेस्ड इकोनॉमी है, वो लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है जिसमें लेबर ज्यादा। अब चूंकि ह्यूमन इंटरफेयर ज्यादा है तो कोरोना में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा ह्यूमन इंटरफेयर का। तो ह्यूमन इंटरफेयर जितना कम हुआ उस वजह से वो बिजनेस काफी ज्यादा इम्पैक्टेड हुआ। तो करंट पोजीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं है। अब हम आते हैं चैलेंजेस पे कि चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा तो चैलेंजेस है हमारा कि हमें रोज मनी फ्लो करानी है होगी। जो गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि हमें इकोनॉमी पे मनी फ्लो करानी है। अब चूंकि ये मनी फ्लो कराने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, लोन देना या फिर डायरेक्ट बेनिफिट। अब चूंकि गवर्नमेंट ने स्कीम चुनी है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ना देके लोन देगी, जो कि मुझे एज अ सीए स्टूडेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इम्पैक्टफुल नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट लोन देने का थोड़ा सा प्रोसेस भी हमारे यहाँ सही नहीं है। सही इन द सेंस ये है कि लोन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी कैपेसिटी होती है लोन लेने की। अब जिसका बिजनेस ऑलरेडी डूब रहा है उसकी लोन लेने की एलिजिबिलिटी ही नहीं होगी तो उसको लोन मिलेगा नहीं। तो लोन लेने से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज्यादा फर्क पड़ता है अगर कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जैसे कुछ नए इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड मिलती फ्री, या फिर टैक्स में कुछ बेनिफिट, टैक्स में छूट मिल जाती, तो उससे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता मेरे हिसाब से। अब आग अब हम लोग आते हैं नंबर 3 डिमांड एंड सप्लाई पे। तो डिमांड और सप्लाई सप्लाई में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय इंडिया में। डिमांड और सप्लाई का बहुत तगड़ा मिसमैच हो गया है इस समय। आप इसेंशियल गुड्स के अलावा सभी गुड्स की डिमांड बिल्कुल जीरो हो गई है, और जिस डिमांड के जीरो होने की वजह से बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई है। अब इस डिमांड और सप्लाई को मैच कराने के लिए गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि डिमांड में प्रॉब्लम है या सप्लाई में प्रॉब्लम है। अगर डिमांड में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली डिमांड में ही प्रॉब्लम है इस समय, तो गवर्नमेंट को मनी फ्लो करानी होगी डिमांड साइड इन द सेंस कि पब्लिक के पास पैसा आएगा तो पब्लिक खरीदने के लिए एक्साइटेड हो निकले खरीदने के लिए, तो सब डिमांड बढ़ेगी, फिर सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब चूंकि इसमें एक रिस्क भी है कि गवर्नमेंट अगर पब्लिक के हाथ में पैसा दे भी देती है तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जरूरी नहीं है कि उस पैसे को मार्केट में लाए, मार्केट में आए वो पैसा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिक के पास पैसा हो सकता है, इस समय पब्लिक कंजर्वेटिव हो गई है, थोड़ा डर गई है कोरोना वायरस की वजह से कि फ्यूचर में भी ऐसी कोई समस्या आ सकती है। तो उस समस्या से बचने के लिए लोग हो सकता है सेव कर दें, एफडी कर दें। इस वजह से ये भी अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन है कि मनी को फ्लो कैसे कराया जाए ताकि पब्लिक के हाथ में पैसा आए। अब इस पे देखो, अब बजट आने के बाद इस पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली हैं इस प्रॉब्लम डिमांड एंड सप्लाई को सही करने के लिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। अब हमारा नेक्स्ट जो है हमारा
अफेक्टेड एरियाज क्या है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन कौन से एरिया हुए। तो जब से कोरोना वायरस आया है, एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ वो है टूरिज्म, जो जीरो हो गया है। और सेकंड है सेक्टर हमारा जो है ट्रांसपोर्ट, जो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हुआ है। इन दोनों सेक्टर्स के अलावा ट्रांसपोर्ट में हमारा पूरा आता है, एयरलाइंस, शिप्स, सारा सब कुछ आ जाता है। इन दो सेक्टरों के अलावा जितने हैं वो या तो 90% अफेक्टेड हुए हैं, या 20% या 50% या 30%, लेकिन ये दो सेक्टर 100% अफेक्टेड हुए हैं भाई, ये बहुत बुरी तरीके से। तो इन सेक्टर में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा राहत की बात नहीं है, क्योंकि उनके उबर पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी एरियाज तो धीरे धीरे उभरेंगे, और फिलहाल इसमें अभी लगभग साल भर का टाइम लगेगा। तो ये हमारा है पार्ट 1 वीडियो। हम लोग अभी जो है पार्ट 2 भी लाएंगे इस वीडियो का सेकंड स्टेप में। अभी हम लोगों ने सिर्फ ओवरव्यू लिया है कि हमारी जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना की वजह से क्या क्या चेंज हुआ है, इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट हमारा आएगा जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अभी हम लोगों ने सॉल्यूशंस इसमें नहीं डिस्कस किए हैं, आप लोग भी अपना कमेंट में डालिएगा, हमारे कमेंट में बताइएगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो हम लोग उस पर एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाएंगे, तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।